हेलो बच्चों। आज बेटा हम करेंगे टाइप नंबर 7। ये टाइप इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ये समझ लो, ये टाइप किया मतलब लगभग आधा घंटा लगेगा मुझे इसे कराने में। आधे घंटे के अंदर आप 3 और 4 नंबर तैयार कर लोगे बोर्ड के लिए। कोई भी एग्जाम हो जिसमें चैप्टर नंबर 13 आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता 10th क्लास के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन ना आए। इसके लिए केवल आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था मेंसुरेशन का जिसमें फॉर्मूले बताए थे आपको। उन सब फॉर्मूलों से भी ये वाले फॉर्मूले सेम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने छोड़ दिए थे कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो उसमें मैंने कर्व सरफेस एरिया और फ्रस्टम याद करवाया था आपको। टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने कहा था ये जो फ्रस्टम है ये कैसा है, हमारा इर्रेगुलर फिगर। अब पहले फ्रस्टम समझाते हैं। फ्रस्टम शब्द क्या होता है, फ्रस्टम हो गया या छिन्नक हो गया, ये शब्द का मतलब क्या होता है छिन्नक का। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको छिन्नक। देखो जैसे मान लो ये मेरा क्या है कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शंकु। इस शंकु को अगर मैं यहां से काटूं इसे ऐसे किसी प्लेट के द्वारा, ये तो जब इसे काटूंगा तो ये कुछ ऊपर वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो छोटा शंकु ही बन गया, नीचे वाला जो हिस्सा बन गया ये बन गया हमारा फ्रस्टम। ठीक है, नीचे वाला क्या हिस्सा बन गया, फ्रस्टम छिन्नक। तो अब याद रखना, जैसे आपने घर घर में देखा होगा कुछ ग्लास होते हैं हमारे, ग्लास ऐसे शेप के हो जाते हैं। मैंने कुछ कहा है, मैंने सभी नहीं कहा, क्योंकि आजकल घरों में ग्लास इस तरह के भी आ रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट सर सिलेंड्रिकल से। तो हो सकता है आपके घर में ये वाला भी ग्लास हो, ये वाला भी ग्लास हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो छिन्नक जो होता है उसमें क्या होता है, ये रेडियस जो है, ऊपर वाली जो रेडियस है और नीचे वाली रेडियस है, ये दोनों डिफरेंट होंगी। ये अगर ये दोनों सेम हो गई तो फिर वो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो और फ्रस्टम कैसी फिगर है, क्योंकि ऊपर का एरिया, ऊपर वाला सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया सेम नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर फिगर बन जाता है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है। कोण का फॉर्मूला होता था 1/3 पाई एच, फिर आर स्क्वायर आता था। अब इसमें 2 आर आ गई, इसलिए R1 का भी स्क्वायर कर दिया, R2 का भी स्क्वायर कर दिया, एक बार उन दोनों का मल्टीप्लाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता था, तो पाई एल तो ये हो ही गया, और आर की जगह एक बार R1 ले लिया प्लस R2 ले लिया। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है बेटा हमें, सबसे पहले मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया किसी का भी निकालना है, चाहे आपको रेगुलर फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है या इरेगुलर फिगर का निकालना है, तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम रहता है। हमें क्या करना होता है, कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देना है टॉप का एरिया। टॉप क्या है इसका, सर्किल। बॉटम का एरिया, बॉटम क्या है, सर्किल। तो ये सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस R1 दे रखी है तो R1 का स्क्वायर, इधर रेडियस R2 दे रखी है तो R2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला इसमें स्लैंट हाइट का है। स्लैंट हाइट कोन में हमारी जो होती थी ये वाली होती थी, तो इसमें भी स्लैंट हाइट ये वाली। क्या कोन की स्लैंट हाइट ये इतनी बड़ी, ये इसके बराबर हो सकती है, दोनों सेम तो नहीं होंगे, अलग होंगी, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया इसका स्लैंट हाइट का। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बन गया, पहले क्या करो, R1 में से R2 माइनस कर दो, या उल्टा कर दो। मैंने कहा था अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका फॉर्मूला लिखूं मैं, और b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है। तो उस हिसाब से अगर कोई बच्चा ऐसे लिख के प्लस एच स्क्वायर कर देता है तब भी सही है, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख के आर एच स्क्वायर प्लस कर देता है तब भी सही है। यहां पर हम रेडियस है एक R1 एक R2, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी लेके चल सकते हैं, डिफरेंट है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो ध्यान रखें ये फ्रस्टम के क्वेश्चंस कैसे करने। कुछ क्वेश्चंस जैसे वॉल्यूम वाले होते हैं वो तो डायरेक्ट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि उसके ऊपर का एरिया आएगा या नहीं आएगा। कुछ तो क्वेश्चनों में कहा कह रखा होता है, अगर उसने कह रखा है कि ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर का एरिया नहीं लेंगे।
अगर क्वेश्चन में जैसे मान लो उसने कहा एक गिलास है, तो गिलास है वो कहीं से तो बंद होगा एक जगह से। उसने कहा गिलास का एरिया निकालो, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि गिलास लेकिन ये बता देगा कि वो गिलास ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, फिर उसमें अगर मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है तो नीचे का एरिया हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ आपको। ऐसा करिए सारे क्वेश्चन एक बार में देख लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं बार बार करूंगा। ये देखिए आज हम पूरे ये एक्सरसाइज 13.4 पूरी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, सभी को स्क्रीन वो क्या बोलते हैं स्टॉप करके इसे वीडियो को और सभी क्वेश्चंस को पहले नोट कर लो। अगर बुक नहीं है तो, अगर बुक है और बुक में यही सीक्वेंस है तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 देखिए, ये पांचों क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसके इसी तरह के हिंदी में और देख लो एक बार, जैसे अगर किसी हिंदी वाले बच्चे के पास बुक ना हो तो उसका भी काम इसी से चल जाए। देखिए एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट 5। ठीक है, ये 5 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कराएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था एक पानी है, पीने का ग्लास है, ड्रिंकिंग ग्लास, फ्रस्टम की शेप का है, उसकी हाइट जो है 14। देखिए हाइट मैंने 14 लिख दिया, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है 14, डायमीटर दे रखा है बेटा, डायमीटर दे रखा है 2 सर्कुलर एंड, एक का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एक का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं। एक रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया और एक रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कह रहा है। अब देखो ये गिलास है, ग्लास में ये पक्का है कि भाई नीचे अगर मान लो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है तो फिर पानी रुकेगा कैसे? अगर ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है तो पानी रुक जाएगा। अगर ऊपर से बंद है और नीचे से भी बंद है तो फिर पानी डालोगे कैसे? तो ये पक्का है कि इसमें जो है हमारा जो गिलास है वो जो है हमारा ऊपर से खुला होगा और नीचे से बंद। चल, तो हम अगर इसमें किसी भी तरह से वो कर्व सरफेस एरिया निकलवाता, कितनी शीट यूज हो रही है, तो फिर हम ये ध्यान रखते कि ऊपर का एरिया जोड़ना है कि नीचे का जोड़ना है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमसे निकलवाई है कैपेसिटी। कैपेसिटी निकलवाने की वजह से, कैपेसिटी का मैंने एक मतलब बताया था आपको, वॉल्यूम, तो सीधे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वाला फॉर्मूला लगाया हमने। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयतन। तो 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, ऐसे हुआ करता था। अब ये कैपिटल R और स्मॉल r मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, इसमें से किसी भी एक को r1 मान लो और किसी भी एक को r2 मान लो। तो हमारा फॉर्मूले में वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो बेटा मैं 22/7 ले लेता हूं। हाइट ऑफ फ्रस्टम दे रखा है 14, r1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू, अब इसे सिंपल कैलकुलेट करना है मुझे और मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, देखो 7 से ये 14 मेरा कट सकता है 2 टाइम्स, ये 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो ये बन गया 1/3 22 2 और ये बन गया 7। अब देखो अब हमारा रह गया नीचे 3, कट तो रहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया,
देखो एक तो 11 वाला मल्टीप्लाई का तरीका बताया था मैंने, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 14 2 जा इसमें से ले लिया, 14 2 जा 28, अब 11 बच गया इसमें और 3 से डिवाइड, अब 11 से डिवाइड कर बताया था मैंने, 8 प्लस 0 8, 10 1 कैरी और 2 1 3। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1 0 2 6 6 6। ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6 6 दो बार लिखा और फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेट। अच्छा किस में चल रहा था क्वेश्चन, सेंटीमीटर में, वॉल्यूम में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में होता तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम आयतन जो है हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंच क्यूब, इस तरह से आता है। तो आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं है बहुत कठिन क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिखा पहले ही दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मैंने लिखा नहीं है इसमें, देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना। सीधे डायरेक्ट उसने स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है ऊपर वाले का सर्कुलर पार्ट का और नीचे वाले का। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सर्किल के केस में दोनों सेम होते हैं और जबकि सेमी सर्किल के लिए अलग होते हैं, मैंने बता रखा है पहले। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है। इसमें क्योंकि दो सर्किल हैं अलग अलग, तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, तो इसलिए पहले वाले में मैंने कैपिटल आर ले लिया और दूसरे वाले में स्मॉल आर। यहां से मैंने कैपिटल आर की वैल्यू निकाली तो 2 पाई नीचे चला गया, यहां स्मॉल आर की वैल्यू निकाली तो 2 पाई नीचे चला गया। इस 2 से मैं 18 को कैंसिल आउट करके 9 अपॉन पाई ले सकता हूं, इस 2 से 6 को कैंसिल आउट करके 3 अपॉन पाई ले सकता हूं। मैंने पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी, हो सकता है आगे कट जाए, क्यों रखें, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं कटेगी तो 22/7 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो दी नहीं है उसने। चलिए उसने कहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो मैंने याद किया भाई कर्व सरफेस एरिया मेरा फ्रस्टम का फॉर्मूला था पाई एल R1 प्लस R2। वही कोन वाला जैसे याद रखना है, पाई आर एल होता था, अब आर है लेकिन इसमें आर दो तरह की होती हैं, इसलिए R1 R2 कर दिया, ऐसे याद करने का लमसम तरीका। अब पाई मैंने अभी रखा नहीं, एल मेरा 4 दे रखा है, R1 की वैल्यू 9 अपॉन पाई, पाई के टर्म में आ गई, और R2 की वैल्यू 3 अपॉन पाई। अब देखो मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अगर आप चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने वाला तरीका नहीं पता तो वो बच्चा कैसे कर सकता है, पाई 4। अब देखो इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया। अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन पाई हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो जरा मुझे इस पाई से ये पाई कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो सकता है, बिना कॉमन लिए कैंसिल आउट मत करना। 9 और 3 हो गया आपका 12, तो 4 × 12, तो ये आंसर आ गया 48। क्या चीज है ये, एरिया, इसलिए सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर। आसान था। अब पाई की वैल्यू 22/7 लिख देता है इसमें तो भी कोई बात नहीं, तब भी आराम से ऐसे ही हो जाता, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन पहले दिखा दिया बेटा मैंने, ठीक है, तो देख लेना। द कैप यूज्ड फॉर ये, देखिए इसे थोड़ा सा मुझे दिखा दो, इस तरह से ये टोपी बना रखी है, ये बेटा तुर्की की टोपी है। मतलब अब जब टोपी होगी आपने देखा होगा भाई नीचे से चौड़ी होगी, ऊपर से थोड़ी सी कम चौड़ी होगी, तो इसका मतलब उसकी शेप क्या होगी, फ्रस्टम की शेप होगी, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या दे रखा है कि ये टोपी जो है 10 सेंटीमीटर वाली साइड से खुली हुई है। अगर ये नीचे से खुली नहीं होगी तो इसे पहनेंगे कैसे हम, ऊपर से बंद है टोपी, तो इसका हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग।
कितना एरिया होगा इसमें मटेरियल का एरिया कितना होगा, जिससे भी बनाई होगी, जिस कपड़े से बनाई होगी हमने इसे, तो वो कपड़े की का एरिया कितना यूज हुआ होगा। तो देखो वो एरिया यूज कौन कौन सा हुआ होगा, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, भाई देखो कर्व सरफेस एरिया बन रहा होगा, साथ में ऊपर से बंद है तो ऊपर के सर्किल का एरिया जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। अगर ऊपर वाले सर्किल की रेडियस को R1 और नीचे वाले सर्किल की रेडियस को R2 मान लो तो ऊपर वाले सर्किल का एरिया भी जुड़ जाएगा। इसमें नीचे वाले सर्किल का एरिया नहीं जुड़ेगा क्योंकि नीचे से ये ओपन होगी, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है कि ये ओपन है, 10 सेंटीमीटर वाली साइड पर टोपी जो है हमारी कैसी है, ओपन। चलिए तो कर दीजिए, पाई कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। एल स्लैंट हाइट 15 दे रखी है हमें, R1 प्लस R2, R1 हमारी दे रखी है 4, R2 दे रखी है 10। इसके बाद पाई तो मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है। या चलो अलग लिख के दिखा देता हूं, फिर कहीं कंफ्यूज हो जाए कोई बच्चा। R1 अब रेडियस कौन सी वाली लेंगे हम, नीचे वाली या ऊपर वाली, बंद के दर से बंद है, इधर से, इधर से, तो इसे लेना पड़ेगा। अब देखिए ये पाई, ये हो गया 10 और 4 14 का मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, कर लेता हूं मैं भाई। बोर्ड मास के तहत पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 से 14 5 से 77, 14 और 7 25, तो ये आ गया मेरा 210 पाई, और ये मेरा हो गया 16। अब हम चाहें तो इन दोनों में से अब कॉमन ले लो पाई, तो ये 210 बच गया और ये बच गया मेरा 16। इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, तो ये बन गया मेरा 226, ठीक है बेटा। अब पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, नहीं दे रखी, तो इसलिए पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 24%। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है इसका, फिर उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करना, 22 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, फिर 7 से डिवाइड कर देना। या एक काम कर सकते हैं, 226 का 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी लगभग उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लंबा कर दिया उसने, दो कॉस्टिंग पूछी है उसने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक उसने कंटेनर दे रखा है जो कि टॉप से खुला हुआ है, पहले ही दे रखा है। टॉप की रेडियस उसकी 20 दे रखी है, बॉटम की 8 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट उसकी 16 दे रखी है। उसने सबसे पहले तो ये पूछा है इसकी, अगर इसके अंदर दूध भरा जाए तो दूध की कॉस्टिंग क्या आएगी, यदि दूध जो है हमारा 20 रुपए पर लीटर। तो पहला कंसेप्ट तो ये है, इसका हम क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी, भाई कितना दूध इसके अंदर कितना दूध आएगा। तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं इसकी धारकता कितनी है, कैपेसिटी कितनी, क्षमता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल दिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद ही है, मैं वैल्यू रख देता हूं सीधे, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2, जब मैंने वैल्यू रख दी डायरेक्ट। पाई के बारे में इसने बता रखा है 3.14 लेना है, तो फिर हम कुछ और नहीं ले सकते। सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो ये बन गया मेरा 16/3 पाई। इसको अच्छी तरह ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो इसे जोड़ दिया मैंने, इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको जोड़ देता हूं मैं, 4 6 6 12 और 2, और इसमें जोड़ना है हमें 400, तो ये आ गया बेटा 624। अब देखते हैं ये कट रहा है क्या, कट रहा है, काट दो इसको, 3 से काटा 2 टाइम्स, 0 टाइम्स, 8 टाइम्स। इसे डिवाइड करने में बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना गलती नहीं करते। अब ये वॉल्यूम हमारा आ गया 16 इंटू 208 इंटू पाई ऐसे। अब देखो, अब हमारा ये जो आंसर है
ये हमारे सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो वॉल्यूम आया सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है रेट सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दे रखी, रेट दे रखी है लीटर में। तो इस क्वेश्चन में पहला सबसे मेन पॉइंट यहां से चालू होता है, यहां तक तो नॉर्मल बच्चा कर सकता है। हमें याद होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के बराबर है। तो पहले तो इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, जब जाके इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगी 1/1000 लीटर। तो इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 16 इंटू, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा बेटा मैं, हो सकता है आगे कहीं कट जाए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको देखो ये जो यूनिट जो होती है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं इसको 16 इंटू 208। पाई की वैल्यू उसने मेरे को 3.14 कह रखा है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये लेनी पड़ेगी। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं 1/1000। अब ये क्वेश्चन वॉल्यूम जो है लीटर में आ गया। अब अगर कैपेसिटी का या वॉल्यूम का मल्टीप्लाई रेट से कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाती है, कॉस्ट। कॉस्ट हमेशा किसी भी चीज की निकालनी है, जिस चीज की कॉस्ट निकालनी है उस चीज का, अगर एरिया की कॉस्ट निकालनी है तो एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है उसकी एरिया की वाली रेट से। अगर वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम वाले रेट से। चलिए, तो इसलिए अब कॉस्ट यहां पे मैं निकाल देता हूं बेटा। कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगी, वॉल्यूम मेरा ये आ रहा है 16 इंटू 208 इंटू 314 इंटू ये 1/1000 और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 20 से। अब इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करता हूं मैं, जिससे कि थोड़ी सी जो भी कटिंग होनी होगी वो हो जाएगी। देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, इसके पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 नीचे लिखूंगा, ठीक है। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 8 जा 128, तो 16 8 जा हो गया 128, 12 कैरी, 12 का मतलब हो गया 2, 1 कैरी 32 और 1 33। ये अच्छा 3.14, वो पॉइंट तो हटाई दिया हमने, 314 ये बच गया। अब नीचे हमारा, एक मिनट ये कंफ्यूजन लग रहा है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया था 3328, ये 314 और 2 ये रहा, और ये 1 2 3 4 जीरो। नीचे वाले जीरो को हटाने की जरूरत नहीं है, बेकार में कैलकुलेशन खराब होगी। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये 33 28 का 314 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है इसको, किससे, 10,000 से। डिवाइड करने का मतलब पॉइंट लगा देंगे, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। एक मिनट बेटा, पेज दो कोई दूसरा। देखिए अब हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले हम मेटल शीट निकालेंगे कि कितनी मेटल शीट यूज होगी हमारी। मेटल शीट निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट देखो बेटा, ये नीचे से बंद है तो कर्व सरफेस एरिया तो हमारा आएगा टोटल मेटल शीट यूज्ड बाई L R1 प्लस R2। कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, साथ में नीचे वाला एरिया आएगा, तो पाई नीचे वाले की रेडियस है 8, तो सीधे 8 का स्क्वायर, ठीक है। दिख गया होगा, नहीं दिखा, यस। तो अब इसमें मेटल शीट निकाल लेते हैं पहले। तो पाई L, स्लैंट हाइट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी थी, तो स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं इधर नीचे निकाल देता हूं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता था पहली वाली रेडियस में से दूसरी वाली रेडियस में का स्क्वायर, माइनस करो और स्क्वायर कर दो, मतलब जो भी बड़ी है इन दोनों में से, बड़ी में से छोटी का माइनस करो और स्क्वायर कर दो, और h स्क्वायर। तो बड़ी इसमें क्या थी 20 माइनस 16 और हाइट है 16,
एक मिनट रेडियस दे रखी थी 8 है ना, 16 तो हाइट दे रखी थी। चलिए ये हो गया, 20 में से 8 माइनस करूंगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दिया 10 10 3 और 1 4, तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो सीधा सा 20 हो जाएगा। चल किस में रहा है, सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर, तो वो काम यहाँ पे यूज कर लेंगे 20। R1 तो ध्यान रखना सबसे पहले काम तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तो इसके बाद लगा देता हूँ इस फॉर्मूले को, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये पहले लगा दिया। ठीक है, अब स्लैंट हाइट निकल गई, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देता हूं मैं, पाई बाद में लगाऊंगा, L 20 आ गया मेरा। R1 रेडियस फर्स्ट वाली 20, पहली वाली रेडियस हमारी दे रखी है 20, ठीक है, दूसरी वाली रेडियस दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब पाई 8 का स्क्वायर 64, ये बन गया हमारा 28। तो 28 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 इंटू 56 0 और ये 64 5, इसे पाई को कॉमन ले सकते हैं तो ये जोड़ेंगे तो 4 और 2 और 6, 624 पाई आ गया। इसको ऐसे लिख दे तो देखने में अच्छा लगेगा, 624 पाई दिख रहा है ना। अब इस 624 पाई का हम यदि रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्टिंग आ जाएगी। रेट दे रखी है उसने ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रेट दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है ₹8 लगते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब सॉरी पर सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें लगे ₹8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगे हमारे 8/100, इतने रुपए लगे, तो ये रेट मान जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर यहां का एरिया हमारा आ रहा था 624 पाई और इसका आ रहा था हमारा रेट 8/100, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट। तो कॉस्ट का यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 624 ये 3.14 और 8 से मल्टीप्लाई अपॉन 100। देखिए 100 को खराब कर नहीं रहे हम, अब सीधे से हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को उठाएंगे, 624 314 इंटू 8 अपॉन, इसके डेसिमल को हटाया तो 100 नीचे और आ जाएगा। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, 624 का 314 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 10,000 से। जो भी आंसर आएगा वो हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। मैंने पहले दिखा दिया था, फिर दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ इसलिए। अब मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर तो ऊंचा है, वर्टिकल एंगल उसका 60 दिया। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है पहले तो ये देख लीजिए। जैसे ये कोन है, ये कोन है, तो इस कोन के अंदर ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल कहलाता है। ये 60 डिग्री दे रखा है। जब इसको हम डिवाइड, अगर मान लीजिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है आपको। ये कोण दे रखा था हमारा, छोटा करना पड़ेगा, कोण दे रखा था, इस कोण को यहां से बीच बिल्कुल बीच में से 20 सेंटीमीटर का लंबा कोण था, बिल्कुल बीच में से काटा तो 10 ऊपर रह गया 10 नीचे। तो ये जो 60 डिग्री का एंगल था, अगर क्योंकि हम अगर इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस लगाने के लिए राइट ट्रायंगल चाहिए, राइट ट्रायंगल बन रहा है ये वाला मेरा, जो ये मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। तो इसमें ये एंगल 60 का है तो पूरा, तो ये 30-30 का हो जाएगा आधा। तो इसके हिसाब से एक तो हमारा ट्रायंगल ये तैयार हो जाएगा, इसका नाम रख दो ABC, ABC। अगर इस बड़े वाले में देखोगे तो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और इसको मान लेते हैं D और E। तो एक ट्रायंगल तो हमारा ये तैयार हो गया ADE बड़ा वाला, जिसमें रेडियस कैपिटल R मान लिया, और एक ट्रायंगल तैयार हो गया ये छोटा वाला जिसमें रेडियस मैंने स्मॉल r। इसमें मैं लगा देता हूं अपनी ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ऐसा फॉर्मूला बताना है तुम्हें जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। परपेंडिकुलर और बेस आता था हमारा 10 में, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं tan 30 डिग्री, इस केस में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा दे रखा है DE और बेस दे रखा है मुझे 20। बड़े वाले में पूरा जो हाइट है वो 20 लेंगे, ठीक है, और छोटा वाला ट्रायंगल है क्योंकि आधा कर दिया था उसने तो 10 ले लेंगे। तो अभी उसे करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है। DE की वैल्यू कैपिटल R दे रखी है, ये 20 है ये। तो यहां से बताओ कैपिटल R की वैल्यू 20/√3 निकाल सकते हो कि नहीं? हाफ नंबर आ जाएगा हमारा केवल इसको निकालने का। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में आएगा एग्जाम। अब ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में हमने लगाया tan 30, परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया मेरा 10, तो BC स्मॉल r माना है मैंने। चलिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो r इक्वल टू 10/√3। देखो छोटी वाली रेडियस 10/√3 आ चुकी है, बड़ी वाली रेडियस 20/√3 आ गई, ठीक है। इस फ्रस्टम के लिए इस भाई जो ये वाली रेडियस होगी वही रेडियस तो ये वाली होगी, और जो ये वाली रेडियस होगी वो ये छोटी वाली होगी। तो इसका मतलब इसको जब छोटे r और इसको बड़ा r माना है हमने, तो ऐसे करके करेंगे। अब हमारी जब दोनों रेडियस निकल गई तो हमारा 1 मार्क्स आ गया, आधा नंबर इसका आधा नंबर इसका, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्लास में सीखी आपने? 10th क्लास। अब देखिए उसने कहा है इस फ्रस्टम को मेल्ट किया, उसको नहीं मेल्ट किया, पूरे को मेल्ट नहीं किया, केवल फ्रस्टम पार्ट को मेल्ट किया। आपको पता है मेल्ट करेगा तो मैंने बता रखा है तुरंत वॉल्यूम की बात करेगा। उसी भी क्वेश्चन में यदि उसने मेल्ट शब्द यूज कर दिया या गलाना यूज किया, उसको पिघलाना यूज किया, तो इसका मतलब आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम। तो यहां पर आपने वॉल्यूम यूज किया, तो इसके वॉल्यूम को किस में चेंज किया उसने? वायर के रूप में। वायर किस शेप का होगा? हमारा सिलेंड्रिकल, तो उसकी सिलेंडर की डायमीटर दे रखी है 1/16। अगर इसका आधा करेंगे तो बहुत सारे बच्चे 1/8 लिख देते हैं, ये ध्यान रखना 1/8 नहीं होगा, 1/16 का आधा करना है तो 2 नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये 32 हो जाएगा, ना कि 2 से ये 1/8 कर देना। तो एक गलती तो यहां पर मेरे लगभग 50% बच्चे कर देते हैं। हाइट जो वायर की होगी, मैंने बताया था आपको, अगर सिलेंडर हमारा खड़ा हुआ है तो उसे हाइट कहेंगे, अगर सिलेंडर को लेटा दें, मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको, ये सिलेंडर है, ये खड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हाइट। अगर इसको मैं ऐसे करके लेटा दूं, ऐसे करके, तो ये ऐसे हो जाएगी, तो यही हाइट जो है हमारी किसकी तरह बिहेव करेगी? लेंथ की तरह। लेंथ ऑफ वायर पूछा उसने, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका आपको पता ही है। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर एंड r1 प्लस r2, वो सॉरी r1 इंटू r2। इसका वॉल्यूम हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा जो वायर की शेप का है। तो पाई सिलेंडर की रेडियस, अब इसको मैं सिंपल r मान लेता हूं, देखो इधर r1 r2 माना है तो इसमें r मान लेता हूं। h हमारा l के बराबर, r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता ना। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में हम ये भी देख सकते हैं, देखो पाई से पाई कट सकता है, मैंने बता रखा है इक्वल टू में ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं। अब देखो क्या क्या है, h इसकी आधा आधा किया था, 20 दे रखी थी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। h हो गई बेटा मेरी 10। r1 पहली रेडियस, दूसरी रेडियस, रेडियस के बारे में उसने क्या बताया था मैंने निकाल लिया। एक रेडियस है बड़ी वाली 20 की, 20/√3, और छोटी वाली 10/√3, तो इसको मान लेते हैं बड़ी वाली, इसका स्क्वायर, छोटी वाली का, अब इन दोनों का, बड़ी का और छोटी का मल्टीप्लाई, ये r स्क्वायर हो गया बेटा मेरा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मेरी 1/32, और हाइट को मैंने क्या मान लिया है? लेंथ। अब केवल मुझे ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है,
और मेरे 4 मार्क्स आ जाएंगे। देखिए कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, इसे मैंने 10/3 कर दिया, 10 1 10 कर दिया। ये क्या किया तो 400 √3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 200 इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, बाद में कैलकुलेशन करूंगा, क्या पता कट जाए, क्यों मेहनत करूं मैं 32 की 32 से मल्टीप्लाई करके, नहीं कटेगा तो करनी है कैलकुलेशन। अब देखो जरा इसमें देखो, एक तरीका तो फ्रैक्शन का वो वाला लगा सकते हो जो मैंने बता रखा है, और दूसरा तरीका हम ये लगा सकते हैं, देखो 3 नीचे 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 तीनों में कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, 10/, इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। 400, अच्छा ऐसा करता हूं मैं, ये 32 को इधर पहुंचा दूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचाऊंगा। ये देखिए 200 और 10 300 700, तो ये बन गया मेरा 10/9 इंटू 700, और ये 32 भी ऊपर आ जाएगा, 32 भी ऊपर आ जाएगा, और इक्वल टू n। अब मुझे करना है ऊपर वाले का मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। देखिए अब मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं चाह रहा मेरे पास, तो मैंने पहले क्या किया, 32 का 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 6 और 6 12, एक कैरी, और 9 और 1 10। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसका, देखिए 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 2 नीचे चल रहा है 9, ध्यान रखना 9 को, 7 चौक 28, 2 2 14 16 1 1 7, ठीक है। अच्छा एक 0 और चल रहा है इसका, ये 0 और 2 0 इसकी, 1 2 3 9। तो जब इसको 9 से डिवाइड करूंगा मैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, डिवाइड आप कर लेना, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म, ठीक है। कल से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा कराते हैं। थैंक यू।